दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जब तक कोई राजनीतिक नफा नुकसान कहीं नहीं देखा जाता, मौजूदा दौर में राजनीतिक मामलों में ईडी अपनी गतिविधियों को तेज नहीं करती। यह एक शाश्वत सत्य सा बन गया है। लेकिन बिहार में क्या कोई राजनीतिक खेला होने जा रहा था, जिसे रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, सांसद रह चुके, कई बार के विधायक और मंत्री आलोक मेहता के घर पर ईडी की रेड हुई। उनके 19 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। पटना, दिल्ली, हाजीपुर, बनारस, वेस्ट बंगाल, कई जगह पर ईडी की रेड हुई। सवाल यह उठता है कि जिस वैशाली कोऑपरेटिव बैंक के मामले में उन पर रेड हुई, उसके चेयरमैन तो वो 2012 तक ही थे। और गतिविधियां ये कहती है कि जो आरोप चस्पा किए जा रहे हैं उस बैंक के ऊपर, वो 2020 से 2023 के दरमियान के हैं। ऐसी बातें अभी सामने आ रही है। लेकिन 20 से लेकर 23 के बीच में तो उस बैंक के सीईओ की भूमिका में विपिन तिवारी नाम के एक व्यक्ति है। बैंक के अध्यक्ष की भूमिका में संजीव कुमार है और एक शाहनवाज वजी जो हाजीपुर के ब्रांच मैनेजर हैं। इन 3 लोगों को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि एफआईआर में भी आलोक मेहता का जिक्र नहीं है। फिर आलोक मेहता तक ईडी क्यों पहुंची? बिहार में दरअसल जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन राजनीतिक परिस्थितियों में 3 प्रमुख दल हैं। जरा आलोक मेहता की भूमिका को समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि इन 3 दलों को भी हम समझें। और इन 3 दलों के आपसी मेल मिलाप या आपसी टकराव से ही कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में समीकरण तय होते हैं। सत्ता के भी समीकरण और सियासत के भी समीकरण। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से एक प्रो नीतीश और एक एंटी नीतीश कैंप रहा है। दूसरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड में भी शुरू से एक प्रो आरजेडी और एक प्रो बीजेपी कैंप रहा है। और तीसरी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। इस पार्टी में भी शुरू से 2 कैंप रहे हैं, एक प्रो नीतीश और एक एंटी नीतीश। अब सवाल उठता है कि आज इस घटनाक्रम का इस ईडी की छापेमारी के वक्त जिक्र करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? तो दरअसल छापेमारी के वक्त इसके जिक्र की जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का सिग्नल लालू यादव दे रहे हैं, कई विधायक दे रहे हैं, बीच में कोई बाधा बन रही है, कोई अदृश्य शक्ति बाधा बन रही है। वो अदृश्य शक्ति क्या ईडी है? क्या नीतीश कुमार के करीबियों पर भी ईडी की नजर है? इन सब से इतर जाकर देखें तो अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि राजद में एक ऐसा खेमा है जो प्रो नीतीश है, यानी नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक संबंधों को तब तक बनाए रखने का हिमायती है जब तक प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी विराजमान है। और बिहार में एमवाई वर्सेस ऑल होने की संभावना को नीतीश कुमार के रहते ही रोका जा सकता है, इस सिद्धांत को मानने वाला खेमा है। आलोक मेहता की गिनती भी बिहार के राजनीतिक टिप्पणीकार इसी कैंप में करते हैं। और आलोक मेहता के बारे में यह भी माना जाता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो एक कनेक्टिंग लिंक है। अब पेगासस के जमाने में कोई फोन पे बात नहीं करता। घर में कोई किसी के बात करने जाए तो मीडिया में सुर्खियां बन जाती है। कई सारे कनेक्टिंग लिंक वाया मीडिया बातचीत के चैनल की बात होती है। और ऐसी धारणा बिहार में बनी हुई है कि आलोक मेहता उन चंद नेताओं में से एक है जो लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच कथित तौर पर राजनीतिक खेला होने की गुंजाइश के बीच मैसेंजर की भूमिका निभाते रहे। तो क्या मैसेंजर पर ही छापा डाल दिया गया? भ्रष्टाचार पर कार्रवाई अपनी जगह, भ्रष्टाचार पर न्यायिक गतिविधि अपनी जगह, जांच एजेंसियों का मामला अपनी जगह, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई का जो आरोप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारत सरकार की जांच एजेंसियों पर लगता रहा है, कभी सीबीआई उसमें फ्रंट रनर हुआ करती थी, आज की तारीख में ईडी की भूमिका सबसे बड़ी हो गई है। एक दौर में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़ाबंद तोता कहा था, लेकिन अब तोता से आगे बढ़कर बात मैना तक पहुंच चुकी है कि क्या सीबीआई यदि पिंजड़ाबंद तोता है तो ईडी पिंजड़ाबंद मैना है। और मैना ने कहीं से इशारा पाते हुए अपनी जुबान खोल ली, अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है।
कई सारे सवाल हैं जो आलोक मेहता के ऊपर वैशाली को शहरी कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जुड़ी हुई है। इस शहरी कोऑपरेटिव बैंक से 1995 में उनका जुड़ाव हुआ। उनके पिताजी ने इसे खोला था। 2017 में बतौर अध्यक्ष इस कोऑपरेटिव बैंक में, 2012 में दरअसल बतौर अध्यक्ष आखिरी साल था। उसके बाद यह जरूर है कि उनके परिवार के लोग इससे जुड़े रहे, लेकिन एन मौके पर आज छापे की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए जरा हमारी स्क्रीन पर आप देखिए। एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट मैंने लगाई है और उस न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट को आप देखिए, तारीख उसमें देखिए 27 जुलाई 2022। सीबीआई ने लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया था लैंड फॉर जॉब के मामले में। 27 जुलाई 2022 की तारीख को हाईलाइट करने के लिए मैंने क्यों कहा, जरा इसे देखिए। दरअसल 27 जुलाई 2022 के महज 12 दिनों के बाद यानी 9 अगस्त 2022 को बिहार में राजनीतिक खेला हो गया था। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना ली थी और बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए भेज दिया था। हालांकि 27 जुलाई को जब कार्रवाई हुई थी, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड की प्रतिक्रिया यही थी भोला यादव की गिरफ्तारी पर कि कानून अपना काम करेगा, जो गड़बड़ है, जो गड़बड़ करता है उसे ही सजा मिलेगी, वही गिरफ्तार होगा। तब भी यही प्रतिक्रिया थी। आज भी नीरज कुमार जदयू प्रवक्ता की यही प्रतिक्रिया है। उस वक्त प्रतिक्रिया श्रवण कुमार दे रहे थे, आज नीरज कुमार दे रहे हैं। दोनों वक्त नीतीश कुमार की पार्टी का सधा हुआ पॉलिटिकल लाइन यही था कि भ्रष्टाचार जो करेगा वो जेल जाएगा, वो सजा भुगतेगा। जैसे नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में शराबबंदी है और शराब पीकर जब लोग हताहत होते हैं तो नीतीश कुमार का वो बयान आपने सुना होगा, जो पिएगा वो मरेगा। वही भूमिका उनकी पार्टी की है। तो इस भूमिका के दौर में आखिर आलोक मेहता पर कार्रवाई की जो नौबत आई है, वो इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं कर रही है कि 9 वर्ष पर यानी 1 जनवरी 2025 को लालू यादव ने जो बयान दिया कि नीतीश कुमार का स्वागत है, उन्हें सांप्रदायिक शक्तियों का साथ छोड़कर अपने साथ आ जाना चाहिए, और उन्हें वो साथ लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जो प्रतिक्रिया भाई वीरेंद्र दे रहे थे, जिस तरह की बातें जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नीरज कुमार कि तेजस्वी यादव लालू यादव की बात नहीं मान रहे हैं, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। आखिर इतना डेस्परेट, इतना बेचैन क्यों है नीरज कुमार? लालू यादव, इसका मतलब यही हुआ कि सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को बुला रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड भी जाना चाह रही है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं जाना चाह रहे। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने भी अपनी तरफ से एक बड़ा राजनीतिक धमाका किया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने आज डीके टैक्स का जिक्र किया है कि बिहार में न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल रही है, न चीफ सेक्रेटरी की चल रही है, न डीजीपी की चल रही है, न मंत्रियों की चल रही है, किसी की नहीं चल रही है। बिहार में डीके की चल रही है और डीके टैक्स का जिक्र कर दिया है। अब ये डीके कौन है? क्या ये कथित डीके भी भाजपा के का साथ छोड़कर जनता दल यूनाइटेड, राजद और जेडीयू एक साथ हो जाए, इसके बीच में कोई अवरोधक बने हुए हैं? क्या यही कथित डीके, जिस डीके टैक्स का जिक्र तेजस्वी कर रहे हैं, अब वो टैक्स की बात तो मैं नहीं जानता, दरअसल मैं डीके को भी नहीं जानता कि डीके कौन है। मैंने बहुत जांच पड़ताल की, मुझे पता नहीं चला है डीके कौन है। लेकिन डीके, क्या जिन कथित डीके का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या उन्हें भी ईडी का डर है? और ईडी का डर है उन्हें कि नीतीश कुमार को रोक कर रखिए, नहीं तो फिर ईडी आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगी। तेजस्वी यादव की बातों से कहीं ना कहीं यही लगता है कि तेजस्वी यादव ऊपर से कुछ भी कहे कि दरवाजे बंद है, अब नहीं जाएंगे चाचा के साथ, लेकिन अंदर खाने लालू यादव जो बात कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कहीं उसी के लिए सहमत तो नहीं है। कारण क्या है? बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से मुख्यमंत्री पद की ख्वाहिशें पाल बैठी है। उसे लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र वाला खेला हो सकता है। उसे लगता है कि जेडीयू भले ही 120-22 या 125 सीटें चुनाव लड़ने के लिए ले ले, जेडीयू के अंदर जो प्रो बीजेपी कैंप है 35-40 भाजपा के साथ
भाजपा के साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों को, ऐसे 35-40 लोगों को टिकट तो दिला ही देगा वो कैंप, जो चुनाव के बाद अपने पाले में लाए जा सकते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बात को समझ नहीं रहे? जनता दल यूनाइटेड के कई लोगों से हमारी बात हुई पिछले 2-3 महीने के दरमियान। एक बात निकलकर सामने आई कि कुल जमा 4 लोग हैं, 3 पार्टी के नेता हैं और एक कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। अब क्या पता, उन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को भी मैं नहीं जानता। मैंने उन नेताओं से नाम पूछा कि भाई बताइए इनका नाम क्या है। तो नेताओं के बारे में तो सर्वविदित है कि 3 कौन है। एक दिल्ली में रहते हैं, 2 पटना में रहते हैं, 2 चौधरी हैं, एक झा जी हैं। तो इन तीनों में से अथवा एक रिटायर्ड अधिकारी, ये चौथे, इन चारों में से कोई ना कोई एक या 2 जब भी कोई नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाता है वो पहुंच जाते हैं, वहां धमक जाते हैं। क्या वो रिटायर्ड अधिकारी ही तो डीके नहीं है? मैंने नाम पता लगाने की बहुत कोशिश की, कुछ पता अभी तक चला नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं और आलोक मेहता पर जो रेड हो रही है, उसके बाद अब इस बात की गुंजाइश बहुत कम बचती है कि राजद और जदयू के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस बात को अब पक्के तौर पर पुष्ट माना जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अंदर खाने लंबी बातचीत कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? सवाल अस्तित्व का है। शरद यादव ने एक जमाने में कहा था, धारा बची रहेगी तो विचारधारा बची रहेगी। आज चुनावी हिंदुत्व के जमाने में चुनावी हिंदुत्व की ताकतें मंडलवादी ताकतों को जब राजनीतिक तौर पर खत्म कर देने पर तुली हो, तो मंडलवादी ताकतें अपनी विरासत को बचाने के लिए एक धारा पर, एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बेचैन दिखती है, अंदर खाने बातचीत आगे बढ़ाती है, तब बीच में ये ईडी आ जाती है। एक दौर में तेजस्वी यादव ने कह भी दिया था कि ईडी के लोग बार बार आते हैं, उससे बेहतर है कि हमारे ही घर में रह जाएं, कहीं जाना नहीं होगा, यहीं खाना पीना खाएं और जो पूछताछ करनी है यहीं पे रहें। ये हालत हो गई थी। और एक बार फिर ईडी की सक्रियता बिहार में दिखी है। राजनीतिक तौर पर बिहार में ईडी की सक्रियता को समझना हो तो जरा इस घटनाक्रम को देखिए। मैं आपके सामने एक घटनाक्रम रखता हूं। लालू परिवार में 2022 के रमजान के महीने में दावते इफ्तार पर नीतीश कुमार पहुंचे थे। तब नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे। दावते इफ्तार पर नीतीश कुमार पहुंचे। उसके बाद का घटनाक्रम देखिए। लालू यादव के करीबियों पर ईडी और सीबीआई की गतिविधियां तेज हो गई थी। 27 जुलाई आते आते भोला यादव की गिरफ्तारी हो गई थी। बावजूद खेला बिहार में नहीं रुका था, खेला होकर रहा। महज भोला यादव की गिरफ्तारी के 12 दिन बाद अब देखिए नीतीश कुमार भाजपा के विरोध में चले गए। भाजपा के विरोध में जब नीतीश कुमार थे, लगभग रोज किसी न किसी मीडिया पोर्टल से गाड़ी रोककर बातें करते थे। बड़े मीडिया फ्रेंडली नेता माने जाते रहे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब वो दिल से खुश होते हैं तो पत्रकारों से खूब बात करते हैं। तब वो क्या कहते थे, आप लोग तो हमारा बाइट लीजिएगा और यूट्यूब वाला लोग तो दिखा देगा, और ये टीवी वाला है उस पर तो आप पर कब्जा करके दिल्ली वाला सब बैठा हुआ है, आप लेके जाइएगा, आप दिखाइएगा कुछ, इस सब पर आपका कब्जा कर लिया है, सबको आजाद कराना है, भाजपा को 100 के नीचे रोक देना है। ये सब बातें नीतीश कुमार कहते थे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? जनता दल यूनाइटेड के कुछ बड़े नेताओं के करीबी माने जाने वाले गब्बू सिंह और कारू सिंह के यहां इन्हीं जांच एजेंसियों का छापा पड़ा। ईडी ने जदयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ पर शिकंजा कसा और अंततः हालात ये बने कि राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार की उपेक्षा की भी खबरें आने लगी। और इन दोनों ही परिस्थितियों ने, यानी जिस गठबंधन को बनाने में भूमिका निभाई उसमें कथित उपेक्षा, दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की बढ़ती दबिश, और इन दोनों के बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार अंततः इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय कहकर बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन बीजेपी के साथ जाने के बाद परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन यही आया कि जितने दिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में या विपक्ष में थे, उतने दिन लगभग रोज किसी न किसी मीडिया पोर्टल से वो रोज बात करते हुए नजर आए। पत्रकारों को आसानी से सुलभ हो जाते थे, गाड़ी रोककर किसी कार्यक्रम से लौटकर सीधे बात करते थे। 2 मिनट की ही बाइट दे, लेकिन बाइट जरूर देते थे।
भाजपा के साथ जब आ गए 28 जनवरी 2024 को, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बाइट देना, मीडिया से बात करना लगभग बंद कर दिया। और यह इस बात की निशानी है कि नीतीश कुमार बड़े भारी मन से उस गठबंधन के साथ गए थे। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने नीतीश कुमार को उस गठबंधन में जाने पर विवश किया था? इस बात को समझना जरूरी हो जाता है। इंसानी फितरत होती है कि जब वो खुश होता है, खूब हंसता बोलता है, खूब बात करता है, और जब वो नाखुश होता है, बेमन से कोई काम वो करता है या कराया जाता है, तो अक्सर वो चुप्पी साध लेता है, मौन व्रत में चला जाता है और कहीं ना कहीं लोगों से बचने की कोशिश करता है। यह इंसानी फितरत है। हमारे दर्शक भी इस बात को समझते होंगे कि होता क्या है दरअसल। अब उसके आगे की परिस्थिति देखिए। इधर 2 दिन नीतीश कुमार ने मुंह खोला। जब कहा गया कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं वापस, जब खबरें ऐसी चलने लगी कि बिहार में खेला होने वाला है, तब नीतीश कुमार ने मुंह खोला। और मुंह खोला तो क्या कहा? हम यहीं रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो सब कुछ किया है जी, लेकिन नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार की बात है तो ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि 28 जनवरी 2024 को जो खेल हुआ, उसके तकरीबन हफ्ते दिन पहले मीडिया को दिए गए बाइट में नीतीश कुमार ने क्या कहा था? जब पूछा गया था कि क्या आप वापस बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा था ये सब फालतू बात है। लेकिन वही फालतू बात अंततः जाकर सही निकली थी। तो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, स्वाभाविक है नीतीश कुमार ही नहीं, कोई भी राजनेता अंतिम रूप से डील फाइनल होने के पहले अपने पत्ते सार्वजनिक तौर पर नहीं खोलता है। क्या नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन के पहले बताया था? 8 नवंबर 2016 की 8 बजे के पहले बताया था? कोई संकेत दिया था कि नोट बंद होने वाले हैं? क्या किसी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे 2017 को, जिस दिन ऐलान हुआ उनके नाम का, उसके पहले? यह सियासत का एक पुराना फॉर्मूला है कि जब तक अंतिम रूप से डील फाइनल ना हो जाए तब तक पत्ते सार्वजनिक तौर पर नहीं खोले जाते। जिस गठबंधन में है, हाँ हम यहीं बने रहेंगे, ये दिखाया जाता है। लेकिन अब ईडी के सहारे जो रोकने की कवायद हो रही है, क्या ये कामयाब हो पाएगी? जनता दल यूनाइटेड करीब करीब इस बात को सार्वजनिक तौर पर भले ना माने, लेकिन अंदर खाने मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे नवीन पटनायक की पार्टी को खत्म कर दिया गया, वैसे ही गुड ह्यूमर में रखकर जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाहती है। एक बार नीतीश कुमार ने कहा भी था, कुछ लोग हमारी पार्टी को समाप्त करने पर तुले हैं। और बीजेपी की तरफ से देखिए क्या चल रहा है। बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि नवीन पटनायक और नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो क्या नवीन पटनायक की गति ही नीतीश कुमार की करनी है कि पहले दुर्गति कर देनी है, सत्ता से हटा देना है, फिर भारत रत्न दे देना है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया? इस खेल को नीतीश कुमार की पार्टी भी समझती है। तभी उनके प्रवक्ता और नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र नीरज कुमार ने कहा कि क्या नीतीश कुमार कोई अर्जी लगाने गए हैं किसी अवार्ड के लिए? ये सारी बातें हो रही थी और इन सारी बातों के बीच आलोक मेहता पर ईडी की रेड, भ्रष्टाचार का मुद्दा कम, राजनीति से प्रेरित मुद्दा ज्यादा प्रतीत होता है। और आलोक मेहता पर रेड के बाद एक बात तो करीब करीब तय है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कुशवाहा चेहरा माने जाते थे, उनसे डर किसे है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुशवाहा चेहरा खड़ा किया, सम्राट चौधरी। और इस बात को मानने में कोई हिचक किसी को नहीं होनी चाहिए कि बिहार में कुशवाहा वर्ग के सर्व स्वीकार्य नेता, चाहे वो चुनाव जीते या हारे, पैन बिहार जिसकी ठीक ठाक पहचान रही है, उपेंद्र कुशवाहा है। राजद में ठीक है आलोक मेहता थे, नीतीश कुमार की पार्टी में पहले उपेंद्र कुशवाहा थे, बाद में कई लोगों को आजमाने की कोशिश हुई, लेकिन मोटे तौर पर लव कुश समीकरण के नेता नीतीश कुमार है। आलोक मेहता, यह बात जरूर है कि नीतीश कुमार की सरकार में जब वो राजस्व भूमि सुधार मंत्री थे, तब कुछ ऐसी चीजें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हुई जिसमें नीतीश कुमार ने उनकी फाइल रोक ली थी। फाइल रोकी, ध्यान रखिए, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरह विभाग नहीं बदल दिया था। यह दोनों के बीच विश्वास और संबंधों को दर्शाता है कि दोनों के बीच मतांतर के बावजूद म्यूचुअल ट्रस्ट कितना है, आपसी विश्वास कितना है।
और राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी चल रही थी आलोक मेहता को। और प्रदेश अध्यक्ष आलोक मेहता को बनाने का मतलब क्या होता? राजद और जदयू के बीच मधुर संबंध वाले एक चेहरे को प्रकट तौर पर सामने लाना। तो क्या ईडी का छापा उसे रोक पाएगा? देखते हैं कितने दिनों तक बिहार के खेला को ईडी के द्वारा रोक कर रखा जाता है। एक बार अगर नीतीश कुमार और लालू यादव ने कमिटमेंट कर ली तो फिर वो अपने आप के भी नहीं सुनने वाले। तेजस्वी यादव को भी अंततः तैयार होना होगा, क्योंकि याद रखिए ये ऐसी विधानसभा गठित होने जा रही है अगले 5 साल की जिसमें परिसीमन होना है। और परिसीमन के सहारे मंडलवादी ताकतें बिहार में अगले 20-25 साल स्टैंड करेंगी, या कमंडल अपना फुटप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर लेगा, यही तो तय होना है। अब चाहे इसमें सर फूटे या माथा, अब चाहे इसमें ईडी आए या सीबीआई, अब चाहे इसमें बीजेपी आए या आरएसएस आए, अब चाहे इसमें मोदी आए या भागवत आए, नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच अगर सहमति मुकम्मल तौर पर बन गई तो फिर बीच में कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ईडी की कोशिशें उसी तरह की साबित हो सकती हैं जैसे सीबीआई की कोशिश भोला यादव को अंतिम समय में गिरफ्तार कर खेला रोकने की जो हुई थी, वो खेला तब भी नहीं रुका था। अब उम्मीद करते हैं आगे जो भी होगा बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम जो बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रहा है, उसकी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।